हाय फ्रेंड्स, एचआरएम का यूनिट 12 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एम्प्लॉय मोटिवेशन। और ये वाला जो चैप्टर आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा मोटिवेशन से कि मोटिवेशन एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो अगर बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम बोले कि मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन को जो है डिफाइन किया गया। मोटिवेशन हैज बीन डिफाइंड एज साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट गिव्स बिहेवियर पर्पस एंड डायरेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि जो मोटिवेशन है एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हमारा बिहेवियर या डायरेक्शन डिसाइड होती है, यानी हम किस तरह से बिहेव करते हैं वो हमारा मोटिवेशन होता है। अगर इसको हम और सिंपल भाषा में बोले तो ये इंटरनल ड्राइव होता है। इंटरनल ड्राइव मतलब ऐसी चीज जो हमें ड्राइव का मतलब क्या है? ड्राइव मतलब कोई चीज जो हमें फोर्स करती है। तो हमारी कुछ अनसेटिस्फाइड नीड होती है या कुछ हमें अचीव करना होता है जो पूरा नहीं हो पाता। तो मोटिवेशन एक ऐसा इंटरनल ड्राइव होता है जो उस हमारी नीड्स को जो अचीव नहीं हो पाई है, वो गोल्स जो पूरे नहीं हो पाए, उसके लिए हमें ड्राइव करता है, उसके लिए हमें एक तरह से इंटरनल फोर्स प्रोवाइड करता है। कौन? आपका मोटिवेशन। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन के अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं होगा तो उसकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा डल होगी और उसको मतलब उसको अपनी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं दिखेगा। जैसे हर कोई पर्सन का कुछ ना कुछ मोटिवेशन रहता है। ठीक है, जैसे किसी को कोई बहुत अच्छी कार खरीदनी, बहुत अच्छा घर खरीदना है, तो उस चीज को लेके मोटिवेट होता है कि चलो हर महीने मैं अच्छी जॉब करूंगा, मेरे को अच्छी सैलरी मिलेगी जिससे मेरा ये पर्पस पूरा होगा। तो उसकी जो अनसेटिस्फाइड नीड है, ऐसी जरूरत जो पूरी नहीं हो पाई है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए ही मोटिवेशन एक इंटरनल ड्राइव का काम करता है। मान लीजिए आपको एक बहुत अच्छा घर लेना है, बहुत अच्छा फ्लैट, तो ये अभी आपकी अनसेटिस्फाइड जरूरत है, नीड है आपकी। तो इसको पूरा करने के लिए आप क्या होते हैं? मोटिवेट फील करते हैं। ये एक तरह से आपकी इंटरनल फोर्स होती है, इंटरनल एनर्जी होती है जो आपको मजबूर करती है कि आप अपने गोल को पूरा करने के लिए मेहनत करें। जो भी आपकी जरूरत जो पूरी नहीं हो पाई उसके लिए आप हार्ड वर्क करें, तो वो आपका मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो मोटिवेशन को अगर बहुत सिंपल भाषा में बोले तो ये हमारा बिहेवियर का पर्पस, ये हमें डायरेक्शन देने का काम करता है और हम किसी स्पेसिफिक वे में बिहेव करते हैं। हमारी इंटरनल ड्राइव होती है मोटिवेशन, जो हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाई उसको पूरा करने के लिए हमारे अंदर एक ड्राइव होती है। ड्राइव को आप इंटरनल फोर्स बोल सकते हैं या आप इंटरनल आपका एक इंटरनल विल आप समझ सकते हैं कि एक इंटरनल विल है, इंटरनल फोर्स है जिससे आप अपनी जरूरतें जो पूरी नहीं हो पाई, ऐसे गोल जो पूरे नहीं हो पाए, तो वो उस गोल के लिए ये आपको एक तरह से फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मोटिवेशन एक ऐसा इंटरनल ड्राइव होता है जिससे आप अपनी अनसेटिस्फाइड नीड को पूरा कर सकते हैं। मोटिवेशन जनरली दो टाइप की होती है, एक आपका एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। इंट्रेंसिक मोटिवेशन का क्या मतलब है? इंट्रेंसिक का मतलब कुछ लोग जो खुद से मतलब मोटिवेशन आपके अंदर ही आपकी मोटिवेशन है। ठीक है, आप खुद से अगर अपने काम से खुद से अगर आप मोटिवेट होते हैं, तो वो आपका इंट्रेंसिक है, यानी ये वो मोटिवेशन है जो विद इन इंडिविजुअल होती है। विद इन यू, आपके अंदर ही ये मोटिवेशन होगी। और मतलब कोई भी एक्टिविटी है उसको पूरा करके आप खुद से एंजॉयमेंट या सेटिस्फाई फील करते हैं, तो उससे आप मोटिवेट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई पजल सॉल्व की तो उससे आपको बहुत खुशी हुई, तो उससे आप और मोटिवेट हुए कि मुझे और पजल सॉल्व करनी चाहिए। या कोई स्पोर्ट्स या कोई गेम खेलते हैं तो उससे आप जीतते हैं या कुछ भी, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, एक अच्छा अच्छा फील होता है, तो वो आपकी मोटिवेशन ही होती है। वही लिखा है कि इंटरेस्टिंग मोटिवेशन कम्स फ्रॉम रिवॉर्ड इनहेरेंट टू अ टास्क और एक्टिविटी इटसेल्फ, द एंजॉयमेंट ऑफ पजल्स और लव ऑफ प्लेइंग। यानी आपने कोई पजल सॉल्व किया, आपको खुद से अपने अंदर से जो है एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी फील हुई, वो आपका इंटरेस्टिंग मोटिवेशन होता है। मतलब इसके लिए आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं होती है। सेकेंड आता है आपका एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि ये मोटिवेशन कहाँ से आती है? आउटसाइड ऑफ परफॉर्मेंस, बाहर से आती है। मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि आपको कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा, कुछ बोनस मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप मोटिवेशन होकर काम कर रहे हैं। या किसी ने बोला कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो उस पनिशमेंट को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए आप मोटिवेट फील कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। इंट्रेंसिक मतलब खुद के अंदर से आपको मोटिवेशन वाली फीलिंग आ रही है। एक्सट्रेंसिक मतलब बाहर से, बाहर के किसी फोर्स से, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। नेगेटिव मतलब आपको पनिशमेंट मिलेगी तो उस पनिशमेंट को रोकने के लिए आप मोटिवेशन फील कर रहे हैं। या पॉजिटिव मतलब आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, इसके लिए आप मोटिवेशन फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। तो दो टाइप की मोटिवेशन यहाँ पे, इंट्रिंसिक और आपका एक्सट्रेंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके खुद के अंदर से आती है। आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई पजल सॉल्व करते हैं, कोई गेम प्ले करते हैं, तो उससे आपको एक पॉजिटिव, एक अच्छा फील होता है, वो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। मतलब आप मोटिवेशन फील कर रहे हैं
सो इंटरेस्टिंग मोटिवेशन में जनरली लोग क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक पे या किसी भी चीज़ पे मास्टरिंग हासिल करते हैं। ठीक है, तो मास्टरिंग से क्या होगा कि उनको खुद लगेगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा अचीव किया, तो ये इंटरनल ही आपको फील होता है। एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन मतलब जो आपको आउटसाइड बाहर से फील होता है। तो मनी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। अगर आप जॉब करने जाते हैं, आपको सैलरी मिल रही है, तो वो आपका मनी की वजह से आप मोटिवेशन फील कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है, या कई बार पनिशमेंट भी आपको मिल सकती है, तो उसको रोकने के लिए आप क्या करते हैं, मोटिवेशन फील करते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई काम नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। जैसे आपको ऑफिस से बोला कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो उस पनिशमेंट से बचने के लिए आप मोटिवेशन फील करते हैं। तो वो जो धमकी मिली आपको पनिशमेंट की, तो वो भी आपको मोटिवेट कर रही है, तो वो जगह आपका एक्सटेंसिव मोटिवेशन। और सबसे पहले हमने देखा था मोटिवेशन होता क्या है। तो मोटिवेशन एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो आपका बिहेवियर को पर्पस या डायरेक्शन देने का काम करता है। ये आपका इंटरनल ड्राइव होता है, मतलब अंदर का एक ऐसा फोर्स जिससे आप अपनी अनसेटिस्फाइड जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपका गोल है, कोई भी पर्पस है जो पूरी नहीं हो पाई है, तो उसके लिए आपको अंदर से फील आता है कि हाँ मुझे ये मेहनत करनी है, मुझे ये काम करना है जिससे मैं अपनी इस जरूरत को, इस अनसेटिस्फाइड नीड को पूरा कर पाऊंगा। तो वो आपका इंटरनल ड्राइव होता है, आपका मोटिवेशन। तो दो तरह का होता है आपका, इंट्रेंसिव और एक्सटेंसिव। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्सटेंसिव मतलब बाहर के किसी फैक्टर से, मतलब बाहर से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा या कोई पनिशमेंट मिलेगी, उसको रोकने के लिए अगर आप मोटिवेशन फील कर रहे हैं, वो आपका एक्सटेंसिव हो जाएगा। इंटरेंसिव मतलब खुद से, आपको खुद से खुशी मिलती है, इसके लिए आपको कोई रिवॉर्ड की या कोई पनिशमेंट दे उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप खुद से अंदरूनी तौर पे आप मोटिवेशन फील करते हैं, जैसे आपने कोई गेम खेला या आपने कोई पजल सॉल्व की। ठीक है, तो वो आपका इंटरेंसिव मोटिवेशन हो जाता है। मोटिवेटिंग डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वे। सो यहाँ पे इन्होंने एक टेबल हमें बताई है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन की क्या खासियत होती है और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो अंदरूनी आपको अंदर से मोटिवेशन फील होता है, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर के फैक्टर से। कैरेक्टर से इसकी बात करते हैं। जो इंट्रिंसिक है उसमें आपका एक्सप्रेसिव होता है, यानी इंटरेस्ट फॉर इट्स ओन सेक, मतलब आपको जो कोई स्किल्स है या कुछ भी है उसको करके आपको खुद से अंदर सेटिस्फिकेशन वाली फीलिंग आती है। ठीक है, आप खुद को सेटिस्फाई करते हैं। सेकेंड आपका अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब आपको कुछ फील होता है कि मैंने कुछ अचीव किया, उस अचीवमेंट की वजह से आपको क्या होता है कि आप एक मोटिवेशन फील करते हैं। तो दो चीजें, एक है एक्सप्रेसिव मतलब आपने इंटरेस्ट फॉर इट्स ओन सेक सेटिस्फिकेशन डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग या स्किल। कोई भी स्किल आपको आपने सीख लिया, कुछ भी आपने सीखा, उससे आपको बहुत सेटिस्फाई फील होता है, तो ये एक एक्सप्रेसिव है आपका। ठीक है, ऐसी अचीवमेंट में भी यही बोला गया है कि आपको क्या होता है कि सक्सेस को लेके आप डिजायर फील करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे अचीव करना है, तो उससे भी आप मोटिवेशन फील करते हैं। ऐसे अगर हम बात करें एक्सटेंसिंग की, तो ये आपका सोशल होता है और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल। सोशल मतलब आपको सोशल गेन हासिल करना है। मान लीजिए आपको तारीफ चाहिए, ठीक है, आपको अपनी तारीफ चाहिए, प्रेज आप चाहते हैं, उसके लिए आप मोटिवेशन फील करते हैं। तो एक हो गया आपका सोशल एक्सेप्टेंस, आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें। ठीक है, टीचर बोले कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप एक सोशल गेन चाहते हैं, एक सोशल एक्सेप्टेंस चाहते हैं, तो वो आपकी एक्सटेंसिव मोटिवेशन, मतलब सोशल एक्सेप्टेंस के चक्कर में कि सब लोग बोले कि मैं कितना अच्छा हूँ या मैं कितना अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, कितने अच्छे से रिजल्ट देता हूँ, तो वो उसकी वजह से आप मोटिवेशन फील करते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल मतलब कोई भी रिवॉर्ड, आपको कुछ भी रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ पैसे की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, बोनस वोनस, या फिर आपकी तारीफ हो जाएगी, या फिर कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए भी आप अगर मोटिवेशन फील कर रहे हैं, तो वो आपका इंस्ट्रूमेंटल हो जाएगा एक्सटेंसिव मोटिवेशन का। ठीक है, तो यही चीज इसमें मेन हो गया। इंपॉर्टेंस, अगर आपके एम्प्लॉयज मोटिवेशन है तो क्या फायदा होगा। तो सबसे बड़ा फायदा कि एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होगा। इट नर्चर हैप्पी एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज, आपके जो एम्प्लॉयज है वो खुश होंगे, और अगर वो खुश होंगे तो अच्छा आउटपुट आपको देंगे। अगर आपके एम्प्लॉयज खुद खुश है, तो जो आपके कस्टमर है या क्लाइंट्स है वो भी खुश रहेंगे। ठीक है, तो तीसरा फायदा यही है कि इससे आपके कस्टमर्स भी काफी ज्यादा खुश होंगे, आपके जो क्लाइंट्स है वो खुश रहेंगे। जब आपके क्लाइंट्स खुश रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज हो अपने टारगेट को भी अच्छे से करेंगे और एक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा रिजल्ट, अच्छी सेल्स, ये सब देखने को मिलेगी। जब सभी लोग मोटिवेशन से काम कर रहे हैं, तो सुपरविजन का जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय है वो खुद से ड्राइव होते हैं, सेल्फ ड्राइवर होते हैं, उनको किसी और कोई सुपरवाइजर बोले ये करो वो करो उसकी जरूरत नहीं होती, तो आपको कम सुपरविजन की भी जरूरत पड़ती है। तो ये आपके मोटिवेशन के, एम्प्लॉय मोटिवेशन के फायदे हैं। एक पॉजिटिव और अच्छा इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो एक अच्छा और पॉजिटिव इन्वायरमेंट देते हैं और वो मिलजुल के भी काम करते हैं। तो एक अच्छा और पॉजिटिव इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बन जाता है। इट नर्चर हैप्पी एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज, आपके जो एम्प्लॉय हैं वो खुश रहते हैं। ठीक है, वो अपने काम को लेके सेटिस्फाइड फील करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। ठीक है, बेस्ट परफॉर्म करते हैं। आपके जो क्लाइंट्स है वो भी खुश है। जब आपके एम्प्लॉयज खुद मोटिवेशन है, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो अच्छी सर्विस देते हैं आपके क्लाइंट्स को, अच्छी क्वालिटी, जिससे वो खुश रहते हैं। ठीक है, आपके क्लाइंट्स क्या रहते हैं, खुश रहते हैं।
नेक्स्ट है अचीव बेटर रिजल्ट। तो इससे आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, जबकि ग्रोथ है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? किस लिए? वो इसलिए क्योंकि आपके जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय है, जिनके अंदर मोटिवेशन भरा हुआ है बहुत कूट कूट के, तो जितना भी रिजल्ट है, टारगेट है, उससे अच्छा वो परफॉर्म करके देंगे। तो इससे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलती है। इट रिक्वायर लेस सुपरविजन। तो जब एम्प्लॉयज खुद आपस में इतने मोटिवेटेड है, तो कोई उनको बोले या सुपरवाइज करे उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद से सेल्फ ड्राइवन है। तो ये फायदा होता है आपके मोटिवेट एम्प्लॉयज मोटिवेशन का। मोटिवेशन थ्योरीज, तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ही दोस्तों हमने कहा था कि चैप्टर ही आपका इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में स्पेशली आपकी जो मोटिवेशन थ्योरीज में लेके उसमें जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो अलग अलग थ्योरीज दी गई है मोटिवेशन को लेके कि ऐसा क्या करे जिससे आपके एम्प्लॉयज मोटिवेशन फील करे, वो मोटिवेटेड रहे। तो अलग अलग थ्योरीज दी गई है। तो एक थ्योरी यहाँ पे इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, नाम से ही लग रहा है इंसेंटिव यानी रिवॉर्ड, कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है रिवॉर्ड, या इनटेंजिबल भी हो सकता है। अब टेंजिबल और इनटेंजिबल रिवॉर्ड में डिफरेंस क्या है? टेंजिबल रिवॉर्ड मतलब आपको पैसा मिल गया, ठीक है, बोनस दे दिया, प्रमोशन दे दिया, ठीक है, एक चीज जिससे आपको कुछ अच्छी खासी ग्रोथ या अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इनटेंजिबल में आपको कोई तारीफ मिल गई, रिकॉग्निशन दे दिया, बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ या बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड दे दिया, तो इसमें सिर्फ आपको अवार्ड मिलेगा। वो हो जाएगा आपका इंटेंजिबल रिवॉर्ड। ठीक है, तो रिवॉर्ड की फॉर्म में अगर आपको रिवॉर्ड देके अगर आप मोटिवेशन फील करते हैं, वही बात इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में बोली गई है। स्टडी में ये भी पता लगा कि इफ द पर्सन रिसीव द रिवॉर्ड इमीडिएटली, अगर बहुत जल्दी आप उसको रिवॉर्ड दोगे, द इफेक्ट वुड बी ग्रेटर, बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट होगा। मान लीजिए आपने बोला कि इस महीने टारगेट पूरा करो और महीना खत्म होती है तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे या इतना बोनस मिलेगा, तो रिजल्ट बहुत फास्ट होगा। लेकिन उसके बदले अगर ये बोला जाए कि इस महीने का टारगेट खत्म करो, अगले साल इस साल के एंड में तुम्हें कुछ बोनस मिलेगा, तो उसका असर थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है, सो रिवॉर्ड अगर इमिडिएटली मिलेगा तो उसका असर भी ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड डिक्रीज एट ड्यूरेशन लेंथ, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है रिवॉर्ड मिलने का, उसकी वजह से क्या होता है कि इफेक्ट भी उसका कम हो जाता है। तो ये बात इसमें बोली गई है। यहाँ पे एक और लाइन ऐड की गई है कि रिपीटेटिव एक्शन रिवॉर्ड कॉम्बिनेशंस कैन कॉज द एक्शन टू बिकम हैबिट। अगर बार बार ऐसे हो रहा है कि आप कोई काम कर रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहा है, काम कर रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहा है, तो इससे क्या होता है, हैबिट बन जाती है। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम टू सोर्स, दो तरह से मोटिवेशन आ सकती है। एक है इनर सेल्फ, आपके अंदर से अगर मोटिवेशन आएगी उसको बोला जाएगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और बाहर के फैक्टर जिसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, तो इन दो फैक्टर से मोटिवेशन हो सकता है। ठीक है, तो पहली थ्योरी आपकी इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये थ्योरी बोलती है कि इंप्लॉयज मोटिवेटेड फील तब करते हैं जब उनको कोई इंसेंटिव दिया जाएगा, कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा। रिवॉर्ड टेंजिबल या इनटेंजिबल किसी भी टाइप का हो सकता है। टेंजिबल में आपने उनको सैलरी दी या बोनस दिया, इनटेंजिबल आपने उनकी तारीफ कर दी या बेस्ट एम्प्लॉयर कोई अवार्ड दे दिया। फिर आगे इसमें एक और लाइन लिखी है कि अगर आपका रिवॉर्ड इमीडिएटली मिलेगा तो उसका असर भी ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब ज्यादा एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेंगे। लेकिन जैसे जैसे रिवॉर्ड का टाइम बढ़ेगा कि एक साल के बाद रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो असर जो मोटिवेशन है वो कम देखने को मिलेगी। रिपीट होता रहे कि कुछ किया रिवॉर्ड मिला, कुछ किया रिवॉर्ड मिला, तो इससे क्या होगा कि एक हैबिट बन जाएगी और एम्प्लॉय मोटिवेटेड होकर काम करेगा। मोटिवेशन दो सोर्स से आता है, एक है इनर सेल्फ अंदर से जिसको बोला जाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक यानी बाहर के सोर्स। इंटरनल और एक्सटर्नल, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। एक्सटेंसिव मोटिवेशन वही मतलब रिवॉर्ड मिलेगा या किसी पनिशमेंट से बचने के लिए अगर हम मोटिवेशन फील करते हैं, तो वो तो हमारा एक्सटेंसिव मोटिवेशन। सेकेंड आपका मॉस्लो मॉस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ये थ्योरी में भी मोटिवेशन के बारे में बोला गया था। ठीक है, सो काफी इंपॉर्टेंट और काफी फेमस थ्योरी है। सो अब्राहिम मास्लो की जो थ्योरी है वो भी बहुत अच्छा बताती है मोटिवेशन को लेके। सो अब्राहिम एच मास्लो ने, जो कि 1908 से 1970 तक रहे, उन्होंने एक थ्योरी दी। इसमें उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन है, ठीक है, वो जो ह्यूमन है उसकी पर्टिकुलर नीड्स होती है और वो नीड्स का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर में इंसान क्या करता है, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए मोटिवेशन फील करता है। तो इसकी जो थ्योरी है आपकी मॉस्लो की, इसमें बोला है कि इनकी थ्योरी को बोला जाता है हायरार्की ऑफ नीड्स। यानी आपकी जो जरूरतें हैं उसको इन्होंने एक ऑर्डर दे दिया कि ये जरूरत पहले पूरी होगी, फिर ये एक पर्टिकुलर इन्होंने एक ऑर्डर दिया कि इस ऑर्डर के हिसाब से आपकी जरूरतें होती है, और जैसे जैसे आपकी जरूरतें पूरी होती जाती है आप अपनी नेक्स्ट जरूरत को डेवलप कर लेते हैं। अब किसी भिखारी के बारे में आप सोचिए तो उसकी क्या जरूरत होगी। सबसे पहले तो कोई भी इंसान हो, क्या पहले कोई घर के या सेफ्टी के बारे में सोचता है? नहीं, हर कोई पहले अपने खाने पीने के लिए सोचता है, जो बेसिक नीड होती है। ठीक है, तो वही इसमें लिखा है कि सबसे पहले आपकी नीड्स होगी जिसको बोला गया है आपका फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड में क्या आ जाएगा आपका ये
रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक जरूरत है, एयर हवा, रेस्ट, ठीक है, पानी खाना, ये आपकी बिल्कुल बेसिक जरूरत है। तो वो हो जाएगी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो ये इन्होंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिया है कि जैसे बोलते हैं ना कि लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट या स्टेयर्स होती है, तो जब तक आप पहली सीढ़ी को क्रॉस नहीं करोगे तो दूसरी सीढ़ी पे आप नहीं आ सकते। तो वही चीज इनकी थ्योरी में एकदम सख्त तरह से उन्होंने कहा था कि जब तक आपकी फिजियोलॉजिकल जरूरत पूरी नहीं होगी तब तक आप सेफ्टी पे नहीं आ सकते। अब सेफ्टी नीड्स क्या है, जो कि इनकी सेकंड है। सेफ्टी में मतलब आप आपके खाने पीने का इंतजाम हो गया तो आप किसके बारे में सोचोगे? आप सोचोगे कि चलो बैगर को तो आप देखते हैं कि वो अपनी इस वाली जरूरत के ऊपर होता है, वो रोड के साइड में कहीं पे भी सो जाते हैं, ठीक है, भिखारी जो है रोड के साइड में कहीं पे भी सो जाते हैं, उनको सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि उनको अभी इसकी टेंशन है, फिजियोलॉजिकल नीड्स उनकी पूरी नहीं हुई है। जब ये पूरी होगी तभी वो सेफ्टी पे आएंगे। तो जब पर्सन की फिजियोलॉजिकल जरूरत पूरी हो जाती है उसके बाद वो सेफ्टी पे आते हैं। सेफ्टी नेट्स बोलता है कि हमें सिक्योरिटी होनी चाहिए, किसी टाइप का हार्म नहीं होना चाहिए, इसी के लिए आप अपना घर बनाते हैं, ठीक है। सेफ्टी के लिए क्या करते हैं? आप अपना घर बनाते हैं या प्रॉपर घर को लॉक करके ही आप सोते हैं, तो ये आपकी सेकंड सेफ्टी नेट हो जाएगी। तीसरा आपका है सोशल। तो जब आपकी सेफ्टी नेट भी पूरी हो गई कि अब आप सिक्योर्ड है, बिल्कुल सिक्योर्ड है, तो अब आप अपनी तीसरे नीड पे मूव कर जाते हैं, जो कि आपकी सोशल नेट्स। सोशल नेट मतलब आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, ठीक है, लव अफेक्शन बिलोंगिंग, ये सारा आपका सोशल एड में हो जाएगा। तो जब आपके घर का रहने का इंतजाम हो गया, घर मतलब किराए का कैसा भी, जहाँ पे आप सिक्योर है, जहाँ पे आपको किसी भी तरीके का खतरा नहीं है, आप सेफ फील करते हैं, उसके बाद आपकी सोशल नीड्स हो जाएगी, जो कि आपका लव अफेक्शन रिलेशनशिप, ये सारी आपकी सोशल नीड्स में आ जाएंगी, ठीक है। लव बिलोंगिंग, आपके रिश्तेदार बने, दोस्त बने, तो वो आपकी तीसरी नीड होगी, जो कि है आपका सोशल नीड। चौथा आपका सेल्फ एस्टीम नीड्स। तो जैसे आपकी सोशल नीड भी पूरी होगी तो आप सेल्फ एस्टीम पे आ जाते हैं। ये क्या होता है? इसमें आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, ठीक है। सेल्फ एस्टीम मतलब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं और रिकॉग्निशन चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको समझे, आपको रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। तो वो आपकी चौथी नीड है, सेल्फ स्टीम। जैसी आपकी सेल्फ स्टीम वाली नीड पूरी हो जाएगी तो आप लास्ट नीड पे आ जाएंगे, जो कि आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में एग्जैक्टली क्या होगा कि आप अपना फुलफिलमेंट देखते हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ चेक करते हैं कि मैंने लाइफ में क्या हासिल किया, मेरा लाइफ का पर्पस पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें आप अपने पर्सनल ग्रोथ देखते हैं, अपना फुलफिलमेंट देखते हैं, ये सारा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में आ जाएगा। इसमें जो पहली दो नीड्स है, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, ये इन दो को बोला जाता है लोअर ऑर्डर नीड्स, ये लोअर ऑर्डर की नीड्स है। और बाकी की जो तीन नीड्स है, सोशल, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये आपकी हायर ऑर्डर नीड्स है, ठीक है, लोअर ऑर्डर और हाई ऑर्डर। तो कभी आपका एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लोअर ऑर्डर की नीड्स कौन सी है, हायर ऑर्डर की कौन सी, तो आपको ये याद रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इन्हीं नीड्स के बारे में आपका मास्लो ने बताया था और बोला था कि जो भी ह्यूमन बींग होता है अपनी इन नीड्स को सेटिस्फाई होने के लिए मोटिवेशन फील करता है। और यहाँ पे इन्होंने हायरार्की में एक बात बोली थी कि प्रीपोटेंसी काम करती है। प्रीपोटेंसी का मतलब होता है विच मीन्स दैट यू आर नॉट गोइंग टू मोटिवेट बाय एनी हायर लेवल नीड्स अंटिल योर लोअर लेवल हैव बीन सेटिस्फाई। तो जब तक आपकी लोअर लेवल जिसमें आपका फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, जब तक आपकी ये दो नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती तब तक आप हायर लेवल नीड्स से कभी भी मोटिवेशन फील नहीं कर सकते। यानी मान लीजिए किसी के पास खाने पीने का ठिकाना नहीं है, कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स तो पूरी नहीं हुई, उसको आप बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इससे क्या वो आप उसको बहुत रिकॉग्नाइज दे रहे हैं, तो क्या इससे वो मोटिवेशन फील करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो वही चीज इन्होंने बोली थी कि जब तक लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई नहीं होती तब तक पर्सन हायर लेवल नीड से जो है खुद को मोटिवेशन फील नहीं करता। तो जब ये नीड सेटिस्फाई होगी उसके बाद ही हायर लेवल नीड से पर्सन खुद को मोटिवेशन फील करेगा, ठीक है। तो यही आपका मॉस्लो का थ्योरी था। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका मॉस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। सो मॉस्लो ने जरूरत को लेके बताया था कि लोगों की नीड्स होती है और वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलती है, एक प्रॉपर हायरार्की में चलती है, जिसको हायरार्की ऑफ नीड का नाम दिया था, ठीक है। इसमें इन्होंने 5 टाइप की नीड्स बताई थी। पहला आपका फिजियोलॉजिकल, दूसरा है सेफ्टी, तीसरा है सोशल, चौथा है सेल्फ स्टीम, पांचवा है सेल्फ एक्शन। जैसे स्टेयर्स होती है ना, पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, तो जब तक आप पहली स्टेयर्स में नहीं कदम रखेंगे तब तक आप दूसरे स्टेयर्स में नहीं जा सकते। तो सेम ऐसी ये नीड्स होती है, जब तक पहली नीड्स सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक दूसरी नीड्स के लिए आप मोटिवेशन फील नहीं करोगे। तो फिजियोलॉजिकल में रोटी कपड़ा मकान बेसिक जरूरतें, ठीक है, पानी हवा। सेफ्टी नेट्स में आपको सिक्योर मतलब आपको कोई हार्म ना पहुंचे, किसी भी टाइप का हार्म आपको ना पहुंचे। अब जैसे आप लोग घर पे लॉक करके सोते, प्रॉपर अंदर से लॉक करके सोते, पर जो भिखारी है वो रोड की साइड में ही सो जाते, क्यों? क्योंकि वो अपनी इस जरूरत पे है, अभी उनको सेफ्टी की टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो जरूरत पूरी नहीं हुई है।
तो फिजियोलॉजिकल जब नीड्स पूरी होगी उसके बाद ही आप मोटिवेशन फील करेंगे अपने आगे वाले नीड के लिए, जो कि आपका सेफ्टी। उसके बाद सोशल, सोशल मतलब आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, ठीक है, बिलोंगिंग हो, लव हो, ये सारा आपका सोशल नीड में आएगा। सेल्फ एस्टीम मतलब आपको लोग रिकॉग्नाइज करें, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट दे, वो हो जाएगा आपका सेल्फ एस्टीम। पांचवा सेल्फ एक्चुअलेशन, इसमें आप अपनी पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, और आप ये देखते हैं कि लाइफ मेरा पूरा हुआ नहीं हुआ, फुलफिलमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये आप सेल्फ एक्चुअलेशन में देखते हैं। इसमें से जो पहली दो नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, ये आपका लोअर लेवल नीड्स होता है, और सोशल, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका हायर ऑर्डर नीड्स होता है। एक और इन्होंने कंसेप्ट दिया था प्रीपोटेंसी, इसका मतलब है यू आर नॉट गोइंग टू मोटिवेट बाय हायर लेवल नीड्स अंटिल योर लो लेवल नीड्स हैज बीन सेटिस्फाइड। तो जब तक आपकी लो लेवल वाली जरूरत पूरी नहीं होती तब तक आप हायर लेवल की नीड से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। मतलब कोई आपको बोलेगा कि हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है, तो क्या उस रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की वजह से आप मोटिवेशन फील करेंगे? हम तभी करेंगे जब हमारी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड पूरी हो चुकी होगी। यानी अगर कोई आपको हायर लेवल की नीड्स को पूरा कर दे, ठीक है, लेकिन आपकी लोअर लेवल की नीड्स को सेटिस्फाई ना करे, तब आप मोटिवेशन फील नहीं करेंगे। प्रॉपर एक ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में चलना पड़ेगा, तभी आप मोटिवेशन फील करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका हेर्ट्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, ये भी एक मोटिवेशन की थ्योरी है। फेडरिक हेर्ट्सबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी है, ये भी मोटिवेशन को लेके ही है। इसमें इन्होंने कंक्लूड किया था दैट सर्टेन फैक्टर्स इन द वर्क प्लेस रिजल्ट इन जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स हमारे वर्क प्लेस में होते हैं जिससे हम अपने काम को लेके सेटिस्फाई फील करते हैं, हम अपनी जॉब को लेके सेटिस्फाई फील करते हैं। बट इफ एब्सेंट लेड टू डिससेटिस्फेक्शन, अगर वो फैक्टर्स नहीं हो तो उससे हम डिससेटिस्फाई फील करते हैं। यानी अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बोलना चाहें तो टू फैक्टर थ्योरी में जो आपकी जो हर्जबर्ग थी, इन्होंने टू फैक्टर्स बोला था। इन्होंने कहा था ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग मोटिवेशन फील करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या है? मतलब लोग अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। दो दो फैक्टर्स कौन से? एक आपका मोटिवेशन फैक्टर और दूसरा आपका हाइजीन फैक्टर, ठीक है, तो ये दो फैक्टर है जिसके आधार पे लोग अपनी जॉब में सेटिस्फाई है या नहीं है ये पता करते हैं। तो पहला आ जाएगा आपका मोटिवेशन फैक्टर। मोटिवेशन में आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा, इंट्रिंसिक जैसे आपका वर्क कैसा है, रिकॉग्निशन मिलता है नहीं मिलता, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी दी गई है, तो इससे आपको पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है। तो पहला आपका कौन सा फैक्टर हो गया? मोटिवेशन फैक्टर हो गया, ठीक है। These are factors that led to positive job satisfaction and motivation। तो अगर मोटिवेशन फैक्टर रहेगा आपकी जॉब में तो आप अपने काम को लेकर सेटिस्फाई फील करेंगे, आपको अपना जॉब सेटिस्फाई लगेगा। सेकेंड आपका हाइजीन फैक्टर, यानी सिक्योरिटी हो, सैलरी हो, दैट डू नॉट मोटिवेट इफ प्रेजेंट बट इफ एब्सेंट रिजल्ट इन डिमोट। यानी हाइजीन फैक्टर उन फैक्टर्स को बोला गया है, अगर ये होंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो होते हैं तब तो आपको उनकी कोई कदर महसूस नहीं होती, लेकिन जब वो नहीं होते तब आपको उनके बारे में बहुत कुछ फील होता है। तो सेम ऐसे आपके हाइजीन फैक्टर होते हैं कि अगर ये होंगे तो आप बिल्कुल भी मोटिवेशन फील नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो एब्सेंट हो जाएंगे तो उससे आपको डिमोटिवेशन फील होगा। जैसे सैलरी है, तो सैलरी सबको मिलती है, सैलरी के आधार पे आप या स्टेटस के आधार पे आपको कोई जॉब लगेगी तो सबका स्टेटस बढ़ेगा। तो उसके आधार पे ऐसा नहीं कि स्टेटस की वजह से आप हमेशा मोटिवेशन फील करते हैं, लेकिन अगर स्टेटस नहीं होगा या आपकी सैलरी नहीं होगी या जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, इससे आप जो है खुद को डिमोटिवेशन फील करेंगे, डेफिनेटली आप जो है डिमोटिवेशन हो जाएंगे। यानी हाइजीन फैक्टर ये वो फैक्टर है जिनकी वजह से हम मोटिवेशन तो फील नहीं करते, लेकिन अगर वो एब्सेंट हो जाए तो हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील करते हैं, ठीक है, तो वही हो जाएगा आपका हाइजीन फैक्टर। The name hygiene factor is used because like hygiene, the presence will not make you healthier, but absence can cause health। तो इसका नाम हाइजीन फैक्टर क्यों रखा गया उसका रीजन भी बताया, क्योंकि हाइजीन मतलब साफ सफाई। तो ऐसा नहीं कि आपके घर में साफ सफाई है, ऑफिस में बहुत साफ सफाई है तो उससे आप हेल्दी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर एब्सेंट हो मतलब साफ सफाई नहीं हो तो आपकी हेल्थ इशू हो सकती है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि आपके ऑफिस में घर में अगर साफ सफाई है तो उसकी वजह से ऐसा नहीं कि साफ सफाई की वजह से हम बहुत हेल्दी हो जाते हैं, नहीं, लेकिन अगर साफ सफाई ना हो तो बीमार जरूर पड़ जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे बोलिए कि अगर साफ सफाई या हाइजीन नहीं है, अगर है तो उससे हम हेल्दी तो नहीं होते, पर अगर वो नहीं है तो उससे हमारी हेल्थ जो है खराब जरूर हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम हाइजीन फैक्टर यहाँ पे रखा है। तो ये जो थ्योरी है इसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के नाम से या ड्यूल स्ट्रक्चर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। टू फैक्टर थ्योरी इज क्लोजली रिलेटेड टू मॉस्लो हायरार्की। अभी जो हमने मॉस्लो का थ्योरी पढ़ा था हायरार्की ऑफ नीड्स, तो उससे ये काफी मिलता जुलता है, उससे काफी रिलेटेड है, बट इट इंट्रोड्यूस मोर फैक्टर्स टू मेजर हाउ इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड इन वर्क प्लेस। पर इन्होंने कुछ फैक्टर्स को ज्यादा या एक्स्ट्रा ऐड किया। दिस थ्योरी आर्ग्यूड दैट मीटिंग द लोअर लेवल नीड्स जैसे हाइजीन फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल वुड नॉट मोटिवेट। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर आपकी लोअर लेवल की नीड्स पूरी होती है तो इससे आप मोटिवेशन फील करते हैं, बट ओनली प्रिवेंट देम फ्रॉम डिससेटिस्फाइड। पर जैसे आपकी जो लोअर लेवल नीड है ये पूरी हो रही है तो ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि इससे आप मोटिवेशन फील करोगे, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो है
डिससेटिस्फाइड होने से बच गए। ठीक है, आपकी लोअर लेवल नीड आपको सिर्फ डिससेटिस्फाइड होने से रोकती है। अगर आप मोटिवेशन फील कराना चाहते हैं, अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू मोटिवेट एम्प्लॉय हाई लेवल नीड्स जो है मस्ट बी फुलफिल्ड। यानी इनकी थ्योरी में ये बोला गया था कि आपकी जो लोअर लेवल नीड्स है वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप डिससेटिस्फाइड ना हो। वो आपको मोटिवेट नहीं करती, वो सिर्फ आपको चार्ज कर रही है कि आप डिससेटिस्फाइड ना हो एक तरह से। ठीक है, अगर आपको मोटिवेशन फील कराना है तो आपको हाई लेवल नीड को पक्के से सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये बात इस थ्योरी में एक्स्ट्रा से बोला गया है। इस थ्योरी में जो आपका हाइजीन है ये आपका एक्सट्रेंसिव है, एक्सट्रेंसिव फैक्टर आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रेंसिव फैक्टर, और मोटिवेशन आपका इंट्रेंसिव फैक्टर है। यानी एक्सटेंसिव फैक्टर सिर्फ आपको डिससेटिस्फाई होने से रोक रहा है। जो आपका एक्सटेंसिव फैक्टर है वो आपको यही वाली चीज नीचे वाली लाइन में लिखी है कि जो एक्सटेंसिव फैक्टर है जिसको, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक्सटेंसिव फैक्टर आर लेस टू कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय मोटिवेशन नीड्स। एक्सटेंसिव फैक्टर आपको मोटिवेट नहीं करेगा, जिसको आप हाइजीन बोल रहे हैं ना, वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा। द प्रेजेंस ऑफ दीज फैक्टर्स वर जस्ट टू प्रिवेंट एनी डिससेटिस्फिकेशन। तो आपको कोई डिससेटिस्फाइड फील ना हो तो सिर्फ वो उसको इलिमिनेट का काम कर रहा है। कि आपको डिससेटिस्फाई फील ना हो तो उसको एलिमिनेट करने के लिए ही एक्सटेंसिव फैक्टर का रोल है। बस इतना ही रोल है, इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है। तो फिर कैसे मोटिवेशन फील होता है वो चीज यहाँ लिखी गई है। इंट्रिंसिक फैक्टर आर एक्चुअली फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉय काम को लेके मोटिवेशन फील कर रहा है या जॉब को लेके सेटिस्फाई फील कर रहा है तो उसमें सिर्फ इंट्रिंसिक फैक्टर या इंट्रिंसिक फैक्टर का ही रोल होता है। वही चीज इसमें लिखी है। ठीक है, आप उसी से अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसी से आप मोटिवेशन फील करते हैं। सेम लाइन को बार बार रिपीट किया गया है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव फैक्टर, या इसको हाइजीन बोल दीजिए, प्रेजेंस ऑफ हाइजीन फैक्टर विल ओनली एलिमिनेट एम्प्लॉयज वर्क डिससेटिस्फाई। ये सिर्फ आपके डिससेटिस्फेक्शन को रोक रहा है कि एम्प्लॉयज बहुत दुखी ना हो, बस उनको दुखी होने से रोक रहा है। हाउएवर इट विल नॉट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन। इससे आपको मोटिवेशन या जॉब सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है। ठीक है, सफिशिएंट इंट्रिंसिक फैक्टर विल कल्टिवेट एम्प्लॉयज इनर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट विल लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। सिर्फ जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर है उसको अगर आप ग्रो करेंगे उससे आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो वही चीज इस वाले में लिखी गई है। तो ये वाला थ्योरी आपका हो चुका है दोस्तों कंप्लीट। इस थ्योरी में क्या बोला है, देखिए, टू फैक्टर थ्योरी में दो फैक्टर्स की बात की है। पहला फैक्टर आपका मोटिवेशन और दूसरा फैक्टर है आपका यहाँ पे हाइजीन। मोटिवेशन आपका इंट्रिंसिक फैक्टर है और हाइजीन आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। तो इस थ्योरी में वही बोला गया है कि जो हाइजीन फैक्टर है या एक्सटेंसिव फैक्टर है ये आपको मोटिवेशन नहीं देता, ये सिर्फ आपको डिससेटिस्फाई होने से रोकता है। यानी ये वो फैक्टर है कि अगर ये होगा तो इसके होने से आप सेटिस्फाई तो फील नहीं करते हैं, इसके होने से आप खुश तो नहीं रहते, पर अगर ये गायब होगा, ये नहीं होगा, तो उससे आप डिमोटिवेट जरूर हो जाते हैं। जैसे आपकी सैलरी, मान लीजिए सैलरी है तो ऐसा नहीं कि आपको सैलरी आ रही तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन होकर काम करें, नहीं। लेकिन अगर सैलरी गायब हो जाए, सैलरी ना मिले, तो आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो वही आपका हाइजीन फैक्टर है। तो मोटिवेशन के लिए क्या जरूरी है, तो मोटिवेशन के लिए आपका इंट्रिंसिक फैक्टर जिसको मोटिवेशन बोला गया वो जरूरी है। जैसे आपका कैसा वर्क है, आपको काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती कि नहीं मिलती, रिकॉग्नाइज होता है कि नहीं होता, तो यही आपकी मोटिवेशन को बढ़ावा देता है। इसको ड्यूल स्ट्रक्चर थ्योरी भी बोला जाता है या टू फैक्टर थ्योरी भी इसको बोला जाता है। ये काफी हद तक जो मॉस्लो का हायरार्किकल थ्योरी ऑफ नीड्स है उससे मैच करता है, लेकिन इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड कर दी, हाइजीन और मोटिवेशन। मास्लो वाली जो थ्योरी थी उसमें बोला था कि जो लोअर लेवल नीड्स है वो भी आपको मोटिवेट करती है, बट इनकी थ्योरी में बोला गया है कि लोअर लेवल नीड्स सिर्फ हमारे को डिससेटिस्फाइड होने से रोकती है, ये हमें सेटिस्फाई या मोटिवेट फील नहीं कराती है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने नीचे एक और लाइन ऐड की कि जो एक्सटेंसिव फैक्टर है वो सिर्फ इसीलिए है ताकि हम डिससेटिस्फाई ना हो सके। तो इंट्रेंसिव फैक्टर ही ऐसे फैक्टर है जिससे हमें सेटिस्फिकेशन की फीलिंग आती है। मतलब इंट्रेंसिव फैक्टर ही मोटिवेशन फैक्टर है जिसकी हेल्प से ही हम मोटिवेट होते हैं अपने काम को लेकर, और उसी से हम कुछ एक अच्छा आउटपुट, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हैं। तो सेम लाइन को बार बार अलग अलग तरीके से रिपीट किया है कि एक्सटेंसिव फैक्टर नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सटेंसिव फैक्टर सिर्फ आपको डिससेटिस्फाई होने से रोकता है। जो आपका मोटिवेशन है या जो आपका इंटेंसिव फैक्टर है, सिर्फ वही एक ऐसा फैक्टर है जिससे आप ग्रोथ या डेवलपमेंट हासिल करते हैं। ये थ्योरी दोस्तों आपका हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट थ्योरी आपका यहाँ पे एल्डरफ्रेड ईआरजी थ्योरी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकता है। इनकी जो थ्योरी ये भी आपकी मॉस्लो की थ्योरी का ही एक्सपेंशन है। मतलब मॉस्लो की थ्योरी को अलग भाषा में इन्होंने ईआरजी के नाम से दिया। ठीक है, यानी मॉस्लो थ्योरी के आधार पे ये वाली थ्योरी बनाई गई है। एल्डरफर की ईआरजी थ्योरी में तीन चीजें, एक है ई का फुल फॉर्म हो गया आपका एग्जिस्टेंस, आर का हो गया रिलेटेडनेस, और जी का हो गया मतलब ग्रोथ। आपने मॉस्लो की जो थ्योरी देखी थी उसमें सबसे नीचे की जो दो नीड्स थी, पहला था आपका फिजियोलॉजिकल और दूसरा था आपका सेफ्टी, तो वो ई का मतलब है।
आर में आ जाएगा, देखिए वही चीज लिखी कि जो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी जिसको हमने लोअर लेवल नीड बोला था वो आपका एक्सिस्टेंस में आ जाएगा, ई में आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने जो हायर लेवल या अपर लेवल की तीन नीड्स थी उसमें था आपका सेल्फ एस्टीम, ठीक है, लव, सेल्फ एस्टीम और ग्रोथ। तो इसमें जो, एक सेकेंड, इसको हम एक काम करते हैं यहीं से देख लेते हैं। हम्म, तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल और जो सेफ्टी है ये आपका ई हो गया, सोशल और सेल्फ एस्टीम आपका आर हो गया, और लास्ट का जो सेल्फ एक्चुलेशन है ये आपका जी आर हो गया, ठीक है। ये आपकी ईआरजी थ्योरी है। तो ईआरजी थ्योरी में क्या बोला गया था, अब यहाँ पे फिर से आ जाते हैं। सो ईआरजी में ई का मतलब हो गया एग्जिस्टेंस, आर का मतलब हो गया रिलेटेडनेस और जी का मतलब हो गया ग्रोथ। तो जो आपकी मॉस्लो की फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी जिसको हमने लोअर लेवल नीड्स बोला था वो आपका ई है, और लव और जो सेल्फ एस्टीम जो थर्ड एंड फोर्थ है वो आपका आर है, रिलेटेडनेस, और ग्रोथ कैटेगरी जो है आपका सेल्फ एक्चुलेशन हो गया, या आप सेल्फ एस्टीम इसको बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे सेल्फ एस्टीम नीड्स जो है वो आपका आर में भी आ रहा है और वो आपके जी में भी आ रहा है। देखिए आर में आपका लव एंड सेल्फ एस्टीम है और जी में सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ एस्टीम है, ठीक है। तो ये आपका ई में आपका फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी है, आर में आपका सोशल और सेल्फ एस्टीम है, जी में भी आपका सोशल सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि सेल्फ एस्टीम वो आर में भी आ रहा है और जी में भी आ रहा है, ये इसमें बोला गया। सो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, क्या ये बोलना चाह रहे हैं। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू जो हायरार्किकल मॉस्लो का जो हायरार्किकल नीड्स ऑफ थ्योरी था उसमें उन्होंने बोला था कि एक बार में एक ही नीड होगी और जैसी वो नीड पूरी होगी, यानी इन्होंने बोला था कि एक बार में, जैसे मैंने आपको बोला था स्टेयर्स सीढ़ी का है कि पहली सीढ़ी जब तक क्रॉस नहीं होगी तब तक दूसरी स्टेयर्स पे आप नहीं जा सकते, वो था आपका मॉस्लो का थ्योरी। ईआरजी थ्योरी में बस ये बात बोली थी कि नहीं, मोर देन वन नीड में बी ऑपरेटिव एट द सेम टाइम, यानी एक टाइम पे एक से ज्यादा जरूरत अराइज हो सकती है, ठीक है। इफ द ग्रेटिफिकेशन ऑफ हायर नीड इज स्टिफल द डिजायर टू सेटिस्फाई और लोअर लेवल नीड इंक्रीज। तो दो चीजें इन्होंने यहाँ पे बोली थी जिसकी वजह से ये मॉस्लो की थ्योरी से डिफरेंट है। तो पहली चीज इन्होंने ये बोली थी कि एक बार में एक से ज्यादा जरूरत जो है अराइज हो सकती है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें इन्होंने बोली थी कि देखिए ये सेकंड पॉइंट इन्होंने ये बोला है कि अगर आपकी हायर लेवल जो नीड है वो सेटिस्फाई होनी मुश्किल है या वो नहीं हो पा रही पूरी, तो आप लोअर लेवल नीड पे फोकस करते हैं। तो वो बात बोला है कि अगर आपको हायर लेवल की नीड सेटिस्फाई नहीं हो पा रही तो लोअर लेवल की नीड पे आप फोकस करते हैं। और पहली बात इन्होंने बोला है कि एक बार में एक से ज्यादा नीड आपकी अराइज हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका ईआरजी थ्योरी में बोला गया था। सो ई में आपका हो जाएगा एग्जिस्टेंस नीड, एग्जिस्टेंस में आपका फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल में वही रोटी कपड़ा मकान बेसिक शेल्टर, और आपकी सेफ्टी वो आपका ई यानी एग्जिस्टेंस हो जाएगा। रिलेटेडनेस में आपका सोशल और एस्टीम नीड्स, सोशल मतलब आपका लोगों से जान पहचान हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, ठीक है। एस्टीम आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, ये आपका सेकंड है, ठीक है। रिलेटेडनेस मतलब आपको फीलिंग आनी चाहिए कि लोग आपको जानते हैं, ठीक है। बिलोंगिंग वाली फीलिंग आनी चाहिए कि हम किसी के रिश्तेदार है, कोई हमें जानता है, ठीक है। तो वो सारा आपका रिलेटनेस में आ जाएगा। तीसरा आपका ग्रोथ है, तो इसमें आपका सेल्फ एक्चुलेशन और आपका सेल्फ एस्टीम दोनों ही नीड्स आ जाएगा। इसमें आप अपनी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल इंप्रूवमेंट, क्या आपने अचीव किया, ये सारा कुछ आप इसमें देखते हैं। मतलब आप ये देखते हैं कि कुछ अकम्पलिशमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हमने अपनी लाइफ में पूरा किया कि नहीं किया, वो सारा आपका जी में आ जाएगा, ठीक है, ग्रोथ। सो मेन डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया दोस्तों कि ईआरजी थ्योरी और आपको मास्लो की थ्योरी में बस दो डिफरेंस है। ईआरजी थ्योरी, मास्लो की थ्योरी ने बोला था कि एक बार में एक ही नीड सेटिस्फाई होती है, मतलब एक बार में आप एक ही नीड पे फोकस करते हो। यहाँ पे बोला था कि मोर देन वन नीड में भी ऑपरेट, यानी एक ही बार में आप अपने खाने पीने यानी फिजियोलॉजिकल के बारे में सोच सकते हो और एक ही बार में आप अपना सेफ्टी रहने का भी सोच सकते हो। तो ऐसा ईआरजी थ्योरी में बोला गया था। सेकंड बोला था कि अगर आपकी हाई लेवल की जो नीड है, लो लेवल हाई लेवल हम ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों, ठीक है। लो लेवल में आपका फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी होता है, हाई लेवल में आपका सेल्फ एस्टीम सेल्फ एक्चुलेशन वो होता है, ठीक है, ऊपर की तीन नीड्स। तो अगर आपकी हाई लेवल नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आपका जो फोकस है वो आपका लोअर लेवल नीड पे बढ़ जाता है कि चलो लोअर लेवल नीड को तो हम एटलीस्ट पूरा कर लें, ठीक है। तो यही आपका एल्डर फर का ईआरजी थ्योरी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या है, ये थ्योरी आपका एडवर्ड और रिचर्ड के द्वारा दिया गया था। इट फोकस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन ड्राइविंग ह्यूमन बिहेवियर। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब आपकी खुद से आपके आपके अंदर से आपको दृढ़ शक्ति होनी चाहिए कि मुझे ये हासिल करना है, या आपकी यानी आपकी अंदरूनी मोटिवेशन की यहाँ पे बात की गई है। तो ये थ्योरी जो कि आपका एडवर्ड और रिचर्ड के द्वारा दिया गया था, इसमें मेनली आपका इंट्रिंसिक यानी जो मोटिवेशन आपको अंदर से फील होता है उसके बारे में फोकस किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही बोली गई है कि द प्राइमरी फैक्टर दैट इनकरेज मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट आर ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस, फीडबैक एंड रिलेटेडनेस। तो तीन फैक्टर्स बताए गए हैं इस थ्योरी में जिसकी हेल्प से आप
इंट्रिंसिक मोटिवेशन फील करते हैं। पहला है ऑटोनॉमी, दूसरा है कॉम्पिटेंसी, फीडबैक और तीसरा है आपका रिलेटेडनेस। तीनों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है द नीड टू फील इन कंट्रोल ऑफ ओन एक्शन, यानी आपको आज़ादी दी गई है। जब आपको, जैसे आप ऑफिस में कुछ काम करते हैं तो आपको जब आज़ादी दी गई है कि चलो आपको ये रिजल्ट लाना, अपने हिसाब से जो डिसीजन लेना ले सकते हो, तो उसमें जो है पर्सन ज़्यादा मोटिवेशन फील करता है। व्हेन पीपल हैव द फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, ठीक है, तो उसमें वो ज़्यादा मोटिवेशन फील करते हैं। मतलब जैसे आप ऑफिस में कहीं पे काम कर रहे हो, आप अब आपका बॉस आपको हर बात पे टोक रहा है, उसके बदले में आपका एक दूसरा बॉस है, वो बोलता है कि ये हमें रिजल्ट लाना, आप अपने हिसाब से देख लो। तो जब आपको ऑटोनॉमी, मतलब आपको आज़ादी दी जाती है, आपको इंडिपेंडेंट होकर काम करने के लिए बोला जाता है, डिसीजन आप खुद से ले सकते हैं, उसको बोला जाता है ऑटोनॉमी। मतलब आपको आज़ाद कर दिया कि आप अपने हिसाब से डिसीजन लो। तो वैसे लोग ज़्यादा मोटिवेशन फील करते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया आपका ऑटोनॉमी। सेकंड आपका कॉम्पिटेंस यानी कि फीडबैक। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई टास्क दिया, ठीक है, और आपके जो एम्प्लॉयज है उनके अंदर वो स्किल्स है या वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो टास्क को पूरा कर सकते हैं, तो उससे भी जो है आपके अगर एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंस है, उनको आप प्रॉपर उसको लेके फीडबैक दे रहे हैं, उनके अंदर प्रॉपर स्किल्स है काम को पूरा कर पाने की योग्यता है, तो उससे भी वो मोटिवेशन फील करते हैं। मान लीजिए ऑफिस में कोई काम दिया गया, अगर लोगों को वो काम मालूम है, वो स्किल्स है, वो कॉम्पिटेंस है, तो आसानी से उस काम को करेंगे और मोटिवेशन भी फील करेंगे। अब उसी के बदला आप इसका अपोजिट ले लीजिए, आपने किसी को कोई काम दिया, उसको मालूम ही नहीं काम कैसे करना, उसके अंदर वो स्किल्स है ही नहीं, आपने वो ट्रेनिंग कुछ कराई नहीं है, तो कितना ज़्यादा डिमोटिवेशन फील करेंगे। यानी अगर कॉम्पिटेंसीज होगी आपके एम्प्लॉयज में, तो उससे भी वो अंदरूनी तौर पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन फील करते हैं। तीसरा आपका रिलेटनेस। रिलेटनेस का मतलब होता है रिलेशनशिप विद अदर्स, यानी जब आपको सपोर्ट दिया जाता है, जैसे आपके जो एम्प्लॉयज है, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज आपस में टीम वर्क के साथ काम करते हैं, या जो भी आपका मैनेजर है वो आपकी बातों को सुनता है, आपको सपोर्ट देता है, तो इससे भी आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिससे आप मोटिवेशन फील करते हैं। तो यही बात आपकी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में बोला गया। तो इसमें इस थ्योरी को एडवर्ड और रिचर्ड ने डेवलप किया। इसमें बोला था कि जो मोटिवेशन है वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन जो है मोटिवेट फील करता है। सेल्फ नाम से ही लग रहा है, सेल्फ मतलब खुद से अंदरूनी तौर पे आप मोटिवेशन फील कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने तीन फैक्टर्स को जोड़ दिया था। एक है ऑटोनॉमी, यानी जब आप किसी काम को लेके इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी देते हैं। ऑफिस में भी अगर आपका बॉस बोल रहा है कि अपने हिसाब से देख लो, ये हमें रिजल्ट लाना है, तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, उसमें आप अच्छा अंदरूनी मोटिवेट होकर फील कर पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं। दूसरा कॉम्पिटेंस, यानी अगर आपके अंदर स्किल्स योग्यता होंगी, तो उससे भी आप अंदरूनी तौर पे मोटिवेट होकर काम करते हैं और एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा आउटपुट देते हैं। तीसरा रिलेटनेस, यानी जब आपको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। बिलोंगिंग, यानी आपके जो एम्प्लॉयज है वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, सपोर्ट अगर आपको मिलता है अपने काम को लेके, तो वहां पे भी आप एक अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। यानी आपके कनेक्शंस होंगे, सपोर्ट होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको दूसरों के द्वारा समझा जाता होगा, सपोर्ट फील होगा, तो ऐसे एम्प्लॉयज ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो यही आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में बोला गया। इसके बाद हम पार्ट टू में डॉगलस का जो है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आपका मेमोरी बेस्ड है दोस्तों, इसमें आपका क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, ठीक है। इसको डिस्कस कर लेंगे और ये पार्ट आपका हो चुका है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।